आईसीएस गाइडलाइन। आईसीएस गाइडलाइन होती क्या है? आखिर इंटरनेशनल लेवल पे आईसीएस गाइडलाइन का क्या रोल है और ये करती क्या है? इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रियाँ आती हैं? हाय गाइस, क्वेश्चन सॉल्व फॉर्मेट में आपका स्वागत है। आज हम पीसीआई सिलेबस का आईसीएस गाइडलाइन देखेंगे। इसके अंदर जो जो टॉपिक आती है मैं उसको पहले बता देना चाहता हूँ। पहला है पर्पज़, इसका पर्पज़ क्या है। फिर है पार्टिसिपेंट्स, इसमें कौन कौन सी कंट्रियाँ जो है पार्टिसिपेंट करती हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ क्यू एस ई एम विथ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन क्यू सीरीज गाइडलाइन। तो क्यू एस ई एम क्या है इस सब के बारे में बताएंगे और स्पेशल जो एम्फेसाइज है इसके बारे में बताएंगे। और नेक्स्ट है आईसीएस स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन, ये आखिर क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी हम आज देंगे। तो ये सारा वीडियो जो है 2 पार्ट में बनेगा। आज पार्ट 1 और अगले नेक्स्ट डे जो है पार्ट 2 इसका आएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं तो इसमें आईसीएच आखिर है क्या। तो हम इसको एक स्टोरी बेस पे हम बताएंगे और एकदम नॉर्मल से आप समझिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में, कोई वो स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं करूँगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीएस जो होती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन, इसका पहले जो नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन था। फिर बात करते हैं एक्चुअली में क्या होता था ना कि फार्मा इंडस्ट्री जितनी थी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियाँ, तो वो अपने अपने कंट्री में जो थी जब किसी भी ड्रग पे रिसर्च करती थी, आर&डी करती थी, क्लिनिकल ट्रायल करती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब कि पैसे लगते थे, सेक्रीफाइस एनिमल करना पड़ता था और क्या कहते हैं बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती थी। तो क्या होता था, उसको तो करते ही थे, करने के बाद जब वो सक्सेस पा लेते थे तो अपने ही कंट्री के अंदर उनको फिर उसका डाटा पूरा देना, पूरा उसका क्या क्या रूल रेगुलेशन से उन्होंने किया है और क्या करते हैं सब चीज़ दिखाने में बहुत ज़्यादा समय, कॉस्ट, पैसे की इन्वेस्ट होता था। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको करने के बाद जब दूसरी कंट्री में हम सपोज डट गए तो क्या करते थे, फिर वहाँ पर भी जो है उनके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है हमको काम करना पड़ता था। फिर वही पूरी रिसर्च करके दिखाओ, कमेटी बनाओ, ये बनाओ, कास्ट बताओ, पूरा जो डाटा बनाया हमने वो दिखाओ। तो बहुत ही समय, डिले, टाइम, पैसा की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती थी और इससे क्या होता था किसी मेडिसिन को आने में बहुत समय लग जाता था। तो सारे मतलब कि तो इससे बहुत दिक्कत होने लगी। तो यूरोपियन यूनियन सबसे ये 28 देशों की एक कंट्री थी, बाद में अब तो 27 देशों की हो गई, इसमें ब्रिटेन निकल गया। तो क्या कहते हैं कि ये 28 जब देश थे तो उन्होंने 1980 में आपस में मिक्स होते हैं और कहते हैं यार हम लोग यूरोपियन यूनियन हैं तो क्यों नहीं हम लोग ऐसी कमीशन बनाते हैं जिसमें कि एक देश या कोई भी देश जो है यदि कोई भी रिसर्च करता है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो वो हमारे सारे जो कंट्रियां हैं 2800 उसमें जो है परमिट होगा और हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट जनरेट नहीं होगी, जिससे कारण क्या होगा, समय, टाइम और कास्ट, जो एनिमल का सेक्रीफाइस के ज़्यादा कर रहे हैं ये सब जो है बचेगा और इससे फ़ायदा मिलेगा। तो इसको देखा क्या, अरे भाई बहुत बढ़िया आइडिया है इसको। तो इन्होंने क्या किया, एक कमीशन बनाया और 1980 में। उसके बाद क्या किया, बाद में जो था दो देश और, जापान और अमेरिका, इन्होंने देखा कि यार बढ़िया चीज़ है और फिर क्या कहते हैं इन भी इसमें मिक्स हो गए और 1990 में क्या कहते हैं इन्होंने आईसीएस की न्यू रखी, फाउंडेशन रखा। तो एक जर्नल चीज़ था जो मैं आपको लैंग्वेज में समझा चुका हूँ। अब मैं इसको देखता हूँ इसके एक एक लाइन को। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं उसी को देखूंगा। फिर द मिशन ऑफ आईसीएस ब्रिंगिंग टुगेदर टू रेगुलेट अथॉरिटी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू अचीव ए वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइजेशन टू इंश्योर दैट सेफ, इफेक्टिव, ठीक है, हायर क्वालिटी medicine and development and registered in the most resource efficacy manner. After realization the importance of quality control pharmaceutical product, their safety and efficacy, there is rapid increasing law। अब देखिए क्या हुआ, पहले देखिए क्या हुआ, यहाँ बोला आफ्टर रियलाइजेशन द, आप रियलाइज किया गया इंपॉर्टेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी, सेफ्टी एफिकेसी के लिए कि द रैपिड इंक्रीजिंग द लॉ रेगुलेशन एंड गाइडलाइन जो है 1960 में बनाई गई। दिस लीड टू डिफरेंट रेगुलेशन रिक्वायरमेंट एंड एवरी कंट्री, ठीक है, एवरी कंट्री की डिफरेंट रेगुलेशन उनका था, उनका रूल अलग अलग था। आपको ला के इनका ट्रायल दिखाना पड़ेगा कि आप जो अपने कंट्री के हैं उसको हम मान नहीं करते, आप मेरी कंट्री में ला के दिखाएंगे तो हम इसको माने करेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। फॉर ए मेकिंग ए न्यू प्रोडक्ट दिस इंडस्ट्री वाज सीकिंग एंड ग्लोबल मार्केट फाउंड इन द कंपेलिंग द डुप्लीकेशन का सामना करना पड़ता था। यहाँ पे भी एक रिसर्च करो अपने कंट्री में, दूसरे कंट्री में जाओ तो वहाँ भी करो, जिससे क्या करता है बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता था। टेस्ट प्रोसीजर फॉर डिफरेंट रेगुलेशन रिक्वायरमेंट ड्यू टू द कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग
कॉस्ट एंड डिले है मार्केटिंग इन सेफ एंड एफिकेसी ड्रग प्रोडक्ट देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये सब ठीक है। फिर क्या हुआ देखिए यहाँ पे 1990 बाई रिप्रेजेंटेड ऑफ द रेगुलेशन एजेंसी इंडस्ट्री एसोसिएटेड ऑफ यूरोप, जापान, यूएस, ठीक है, ये दोनों जो है तीनों जो है मिक्स हुए। और उसके बाद क्या कहते हैं, सिंस द ICS underwent the evolution and several reform after the major reform 2015। तो यही बोल रहा है इसमें। और बहुत ही जो अभी मैंने बताया इसका पर्पज़ यही था कि इसकी इफिकेसी से लेकर कॉस्ट को तक को घटाना था। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने से पहले एक थोड़ा और चीज़ देखते हैं। तो जो सारा चीज़ जो कहानी थी उसको इस रूप में कर सकते हैं कि नीड टू हार्मोनाइज मतलब होता है एक मत होना सभी, ठीक है, सभी का। तो इंडस्ट्री बिकमिंग ग्लोबल, डुप्लीकेट टेस्ट प्रोसीजर जैसे टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव, इंक्रीजिंग R&D कॉस्ट, ठीक है, मीटिंग पब्लिक डिमांड। तो ये सबको क्या करना था, इसी कारण जो हम लोग को हार्मोनाइज की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ गई। और फिर बात करते हैं इसके आगे। 1980 में बताया यूरोपियन कम्युनिटी बनी। फिर 1989 में WHO कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी पेरिस में हुआ था। और 1990 में बर्थ हुआ था ICH का, ठीक है, ब्रसेल में। यूरोप, जापान और US जो थे इसके 3 मेन थे, ठीक है। टॉपिक फॉर हार्मोनाइजेशन डिवाइडेड इनटू सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी, ये जो थे मेन थे इसके। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान है, देख सकते हैं जो अभी मैंने बताया कहानी के रूप में यही लिखना है आपको। टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द अचीविंग ए ग्रेटर हार्मोनाइजेशन इन द इंटरप्रिटेशन द एप्लीकेशन, मतलब कि कॉमन एक गाइडलाइन बनाई गई सबके सारी कंट्रियों के लिए। फिर रिड्यूस द डुप्लीकेशन को क्या करना था, हमको रिड्यूस करना था। जो ह्यूमन, एनिमल एंड मटेरियल रिसोर्स इकोनॉमिकली करनी थी। और क्या कहते हैं, एलिमेंट अननेसेसरी डिले इन ग्लोबल डेवलपमेंट, अननेसेसरी डिले और न्यू मेडिसिन के लिए। और डिक्रीजिंग द हेल्थ केयर, डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपिंग कॉस्ट को कम करना था। और इसमें एक और जो हो सकते हैं, एनिमल जो सेक्रीफाई करते थे फालतू का, उसको भी कम करना था। एंड पब्लिक एक्सपेंशन शुड बी द मिनिमाइज द डिले ऑफ मेकिंग ए सेफ एंड एफिकेसी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव थे आसान, और आप लिख सकते हैं इसको, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट लगा के खुद आइडिया से लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, तो ये कहते थे इफ़ यू वांट टू ए गो फास्ट गो एलोन, इफ़ यू वांट टू ए गो फॉर, ठीक है, दूर तक जाना है तो गो टुगेदर। तो यही सबसे बढ़िया इनका एक थॉट था जो इनको आगे ले गया। अब बात करते हैं गाइस पार्टिसिपेंट्स की, ठीक है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिसिपेंट्स। इसको ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने एक बहुत ही अच्छे, इतना कॉम्प्लेक्स लिखा था बुक में, इसको मैंने एक सिंपल फॉर्म में, एक चार्ट के फॉर्म में लिखा हूँ, तो आपको समझने की कोशिश करिएगा। तो को स्पॉन्सर, इसके मेन जो कंट्रियाँ थी, फाउंडर थे, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और जापान थे। उसके बाद को स्पॉन्सर, इन्हीं 3 कंट्रियों के को स्पॉन्सर होंगे, फाउंडिंग मेंबर होंगे। देखिए इसको एकदम इजी भाषा में मैं बताऊंगा। यूरोपियन कमीशन पहला, दूसरा था EFPIA, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, तीसरा था, थर्ड था JMHLW, जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर, फोर्थ था JPMA, जापान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, फिफ्थ था FDA, US FDA, ठीक है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की, और सिक्स था PH एक ही में है, RMA, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अमेरिका, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये जो थे इसके 6 रेगुलेशन बॉडी थे। तो इसमें जो है कुछ रिसर्च ओरिएंटेड थे और कुछ वो थे, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए जो मैंने 6 जो बताया था, जो फाउंडर मेंबर थे, उसमें देखिए जापान, यूरोप, US, उसको उन 6 को ना मैं डिफरेंट कर दिया हूँ पूरी तरह से। देखिए रेगुलेटरी बॉडी जापान की थी MHLW, पर रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री जो थी इसकी JPMA थी, ठीक है, जो हमने इसको एक्सप्लेन किया। JPMA जापान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, और MHLW तो मैंने इसको क्लियर किया। फिर यूरोप की थी यूरोपियन यूनियन, और रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री थी EFPIA, और US की थी FDA, ये रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे हमारे देश की CDSCO है, मैं बाद में बात करूँगा उसकी। और रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री थी PHRMA,
ठीक है। तो ये जो थी इसको आप डिफरेंस कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं स्टीयरिंग कमेटी या असेंबली, ये क्या थी। तो जो हम 6 जो पढ़े हैं क्या नाम है, मेन जो थे इनकी क्या नाम है फाउंडिंग मेंबर, ये तो थी, ये वोटिंग मेंबर थे, मतलब वोट देने का अधिकार इन्हीं को था, वोटिंग मेंबर थे ये, ठीक है। ये 6 जो है स्टीयरिंग मेंबर कमेटी में तो थे ही, ठीक है। उसके बाद जो अदर मेंबर्स में इंक्लूड हुए, ध्यान से समझिएगा, मतलब कि जो को स्पॉन्सर और फाउंडिंग मेंबर थे 6 थे, ठीक है, जो मैंने बताया। इसी यही 6 जो थे स्टीयरिंग कमेटी के भी मेंबर थे और ये वोटिंग मेंबर थे, साफ लिखा हुआ है वोटिंग मेंबर, ठीक है। ये वोटिंग मेंबर भी थे, ये जो 6 थे स्टीयरिंग कमेटी के वोटिंग मेंबर भी थे। फिर आते हैं इसके अलावा वोटिंग मेंबर के अलावा स्टीयरिंग कमेटी के अंदर जो वोटिंग मेंबर इस 6 थे, इसके अलावा अदर मेंबर भी थे जो कि ये नाम दिए गए हैं। देखिए ए वीजा VISA ये ब्राजील की थी, ठीक है। फिर था हेल्थ कनाडा, फिर था मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी MFDA, फिर था IGBA इंटरनेशनल जनरल एंड बायोसिमिलर मेडिसिन एसोसिएशन, नेक्स्ट था WSMI वर्ल्ड सेल्फ मेडिकेशन इंडस्ट्री, और नेक्स्ट था BIO बायोटेक इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो थे अदर मेंबर जो थे इसी स्टीयरिंग कमेटी के थे। उसके बाद बात IFPMA, ये क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ये क्या था, ये था प्रोवाइड करता था ICH सेक्रेटेरिएट को, ठीक है, ये ICH सेक्रेटेरिएट को प्रोवाइड करता था। तो ICH सेक्रेटेरिएट जो था बेस्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। दिस इज बाइनियल मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ ICH स्टीयरिंग कमेटी रोटेट बिटवीन द UE जापान एंड USA। तो इसी का जो था ये पावर होता है कि एक रोटेट करने का से लेकर हर चीज़ का, तो मेन इसका जो था जेनेवा में था। फिर नेक्स्ट देखते हैं WHO रिप्रेजेंटेड बाय हेल्थ कनाडा, WHO हेल्थ कनाडा, EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये ऑब्जर्वर थे। ये क्या करते थे, ऑब्जर्व करने का काम करते हैं स्टेटस ऑफ ICH और स्टीयरिंग कमेटी और ICH के स्टेटस को क्या करते थे, ऑब्जर्व करने का काम इन तीनों को दिया गया, ठीक है, ये करते थे। फिर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ICH, ठीक है। तो इसमें हम देखिए ICH जो कंट्रियाँ थी 3 मेन, ऑब्जर्वर्स जो नॉन ICH पार्टीज थी कंट्रियाँ थी, ठीक है, ये मिलके असेंबली बनाती थी। अब ये जो थी 2 चीज़ें, मेड DRA MC, परेशान मत होइए, आगे मैं बताऊँगा, और मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट कमेटी तो जो थी ICH सेक्रेटेरिएट और ICH सेक्रेटेरिएट जो थी ICH वर्किंग ग्रुप, इनका क्या काम था, क्वालिटी सेफ्टी एंड इफिकेसी मल्टी डिसिप्लिनरी। आगे इन चारों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्वालिटी सेफ्टी इफिकेसी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये असेंबली का क्या वर्क है, ठीक है। तो इट इज गवर्निंग बॉडी ऑफ ICH एंड ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल मेंबर एंड ऑब्जर्वर ऑफ ICH एसोसिएशन। द फंक्शन देख लिया जाए तो एडॉप्शन ऑफ ICH गाइडलाइन, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर एंड ऑब्जर्वर, ठीक है, एडमिशन करना, और ICH एसोसिएशन वर्क प्लान एंड बजट। फिर है MC का भी देखते हैं, मेंबर कमेटी का। तो ये इसका भी यही होता है, मेंबर कमेटी डील विद द ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ ICH ऑफ बिहेव ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग, आप पढ़ लीजिए इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। हाँ, ये ICH MC इज कंपोज ऑफ 30 रेगुलेशन एंड इंडस्ट्रियल मेंबर एंड 2 स्टैंडिंग ऑब्जर्वर, ये ध्यान दे दीजिएगा। और क्या नाम है, मेंबर कमेटी हैज़ रिप्रेजेंटेड फ्रॉम 6 फाउंडिंग मेंबर, 6 जो थे इसके फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, फाउंडिंग मेंबर जो थे 6 थे, EC, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। और स्टैंडिंग रेगुलेशन मेंबर जो थे हेल्थ कनाडा, ठीक है, स्विस मेडिक स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये सब थे। और एज वेल एज स्टैंडिंग ऑब्जर्वर IFPMA, ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको पहले का जो याद है उससे वो कर सकते हैं, इसको ज़्यादा जरूरत नहीं है, देख, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन।
तो फॉर ये भी इम्पोर्टेंट है प्रोसेस इसकी। तो फॉर द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन, प्रोसेस में समझ ही रहे हैं क्या इसका प्रोसेस होगा। तो स्पेसिफिक प्रोसीजर हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय आईसीएस, द प्रोसेस इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ मेजर हार्मोनाइजेशन। ठीक है, तो मेजर हार्मोनाइजेशन टॉपिक, पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज इन प्रपोज, ठीक है, प्रपोजल्स एंड डिस्कशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गाइडलाइन रिलेटेड टू द टॉपिक थ्रू आउट परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सब देखना था। और फॉलोइंग इसके स्टेप टे सिलेक्शन हार्मोनाइजेशन टॉपिक, इसको मैं एक चार्ट के रूप में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चार्ट जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस थे देखिए। पहले सिलेक्शन ऑफ न्यू टॉपिक फॉर हार्मोनाइजेशन, कॉन्सेप्ट पेपर और कॉन्सेंसस ऑन ड्राफ्ट टेक्निक डॉक्यूमेंट, फिर उसका बनेगा इंडोर्समेंट बाय द असेंबली, फिर रेगुलेटरी कंसल्टेशन एंड डिसीजन, फिर नेक्स्ट है एडॉप्शन और आईसीएस गाइडलाइन, और नेक्स्ट और लास्ट है इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो थे इम्पोर्टेंट थे स्टेप थे। और इसके बाद है इसके जो है गाइडलाइन के बारे में बात करते हैं आईसीएस गाइडलाइन की, तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और उसको वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।